हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह है फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। और साथ ही मैं बता दूं कि 10th क्लास की साइंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक या कह सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। और इस वीडियो में आपको फंक्शनिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर भी समझाया जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि ज़्यादातर ज़्यादा मार्क्स वाले पोर्शन में आपको दिखेगा, यानी कि सेक्शन डी में देखने को मिलेगा या सेक्शन ई में। डी या ई मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है। तो कई एग्जाम्स में, जैसे कि अगर हम बात करें पहले वाले एग्जाम्स में सेक्शन डी तक होता था, तो लास्ट में वहां दिखेगा। यानी कि कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ज्यादा मार्क्स वाले सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। और काफी बच्चे इस क्वेश्चन को समझने से या देख कर डर जाते हैं, यार ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसका डायग्राम काफी मुश्किल है। तो बच्चों को थोड़ा एक प्रॉब्लम सी आती है इस क्वेश्चन को समझने और याद करने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे क्या है कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में सारे के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे और साथ ही बहुत अच्छे तरीके से इसको एग्जाम में लिख भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन की होती है। तो ये आपका क्वेश्चन भी है, पेज नंबर 112 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें सीधा सीधा पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक भी है और एक ये क्वेश्चन भी है। तो अगर ये आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात की जाएगी स्ट्रक्चर की, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग। पहले बात की जाएगी किसकी, स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको डायग्राम जो दिख रहा होगा, आपकी बुक में भी होगा, तो इस डायग्राम को आपको याद करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है आप लोगों के लिए इसको ड्रॉ करना, लेकिन कोशिश कीजिए इसको बनाने की। जैसा भी बनता है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपकी ड्राइंग ऐसी होनी चाहिए, आपको सारे पार्ट्स सही से लेबल किए होने चाहिए। और यहाँ पे जो कोयलिंग दिख रही है, यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इस कोयलिंग वाली चीज़ को ड्रॉ करने में। तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली ऐसी कोयलिंग दिखाएं, आप थोड़ी बहुत सिंपल सी कोयलिंग दिखाकर भी यहाँ पर ऐसे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा भी जिस भी हिसाब से आपसे बनता हो, इस डायग्राम की प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। अगर आपको ये डायग्राम बनाना आ गया बिना देखे, तब आपके लिए क्वेश्चन या ये टॉपिक बहुत ही इजी होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद इस डायग्राम के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको बिना देखे डायग्राम आ गया, सच कह रहा हूं, आपको बहुत इजी लगेगा ये आंसर। तो डायग्राम में आपको ध्यान से देखिए, ज्यादातर बायोलॉजी में क्या होता है, डायग्राम्स होते हैं। तो डायग्राम्स या फिगर्स होती हैं, उनको अगर आप सही से ड्रॉ कर लेते हैं बिना देखे, तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आने लगेंगी। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यहाँ पर बाउमन्स कैप्सूल और ग्लूमेरुलस, इसके अलावा रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पार्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में, तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, आपका 67% से ज्यादा काम हो चुका है। 67 क्या, 70% से ज्यादा। इसके बाद आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना, जो आपने डायग्राम में ड्रॉ किया है ना कि भाई ये सब चीजें इसमें हैं, तो बस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाएगी तो आपने इसी को ही एक्सप्लेन कर देना है कि ये नेफ्रॉन कंटेन्स द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन से पार्ट्स होंगे, जो आपने अपने डायग्राम में बनाए हैं, यानी कि ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी हो गया, ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन, इसके अलावा और क्या क्या है, बाउमेंस कैप्सूल, ग्लूमेरुलस, ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट।
तो कंपोनेंट्स में जब आप लिखेंगे तो वापस से करना क्या है आपको, बस अपने आंसर को बड़ा करने के लिए वापस यहीं को लिख दीजिए यार, और कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरह से आप आसानी से स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत समझने के लिए जो है और भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले बात करते हैं ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। जो ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है, इसका काम क्या है, इट ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड टू बाउमेंस कैप्सूल। तो जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड का मतलब जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको ब्लड में से रिमूव करना है, वो ब्लड रीनल आर्टरी से जो है बाउमेंस कैप्सूल में लाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं ग्लूमेरस। तो ग्लूमेरुल्स जो है, ग्लूमेरुल्स क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेशन यूनिट है नेफ्रॉन की। यानी कि नेफ्रॉन का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। और फिल्टर कौन करता है मेनली, जो आपको ग्लूमेरुल्स ग्लूमेरुल्स जो आपको देखने को मिलेंगे, वही जो है फिल्टर करने का काम करते हैं। तो ये क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा इम्प्योर ब्लड को। तो ये भी बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे चीजों को इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आपको फंक्शनिंग समझने में आसान होगी। अगर आप ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी समझ गए कि ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को बाउमेंस कैप्सूल में लाता है, और ग्लोमेरुल्स क्या करते हैं, ये फिल्टर करते हैं ब्लड को। उसके बाद बाउमेंस कैप्सूल का काम क्या है, देखिए बाउमेंस कैप्सूल, ये येलो कलर का पोर्शन आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये ग्लोमेरुल्स को कवर करता है और इस तरह से जो है हेल्प करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में। क्योंकि ग्लोमेरुल्स जो है वो फिल्टर करते हैं और बाउमेंस कैप्सूल जो है वो ग्लोमेरुल्स को होल्ड करता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि बाउमेंस कैप्सूल हेल्प करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में। रीनल वेन की बात करें, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या करता है, ये जो रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं, आगे मैं फंक्शनिंग में बताऊंगा कि रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस कौन से और क्या होते हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए कि रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को वापस ये ब्लड में कह सकते हैं, या यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, ब्लड की जगह बॉडी लिख सकते हैं, बॉडी भी ब्लड भी चलेगा। तो यहाँ पे ब्लड की जगह आप बॉडी भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम ही है लगभग। तो रीनल वेन क्या करती है, रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को वापस ब्लड में ले आती है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसका मेन काम क्या है, ये जो है कंसंट्रेटेड यूरिन को या फिर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है, ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है, और सारा का सारा यूरिन, देखिए जो भी यूरिन है ना, वो यूरिन बनेगा यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल में। उसके बाद ये यूरिन नहीं बोलेंगे उसको, यूरिन बाद में बनेगा। जो चीज बनी है उसमें से बहुत सारी चीजों को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, इसमें से बहुत सारी चीजें निकाल के वापस बॉडी में आ जाएंगी। तब जो लास्ट में यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में जाता है ना, उसको हम यूरिन बोलते हैं। तो यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, या यूरेटर्स में भी जा सकते, यूरेटर्स पहले पढ़ते हैं तो यूरेटर्स में भी जाता है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और मैंने यहाँ पे चीज़ों को इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन किया क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे बाउमेंस कैप्सूल या रिनल वेन या ग्लोमेरुल्स, इन सब के वर्किंग या इन सब का जो फंक्शन है वो पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। एग्जाम में आपको मार्क्स के हिसाब से अटेम्प्ट करना है। डायग्राम ड्रॉ करके आप इनके नाम लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन हो जाएगा। अब बात करते हैं फंक्शनिंग की। इसकी फंक्शनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शनिंग को बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो एक बार फंक्शनिंग समझ लीजिए, स्ट्रक्चर आपको और इजीली समझ में आने लगेगा। तो फंक्शनिंग पहले बात कर लेते हैं अब। तो फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन भी अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, मिक्स भी आ सकता है। तो फंक्शनिंग देखिए क्या है इसकी। पहला पॉइंट ये कहता है कि इम्प्योर ब्लड जो है इज पास्ड इनटू ग्लोमेरुल्स थ्रू ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो फर्स्ट पॉइंट ने कहा कि जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ आएगा, ग्लोमेरुल्स में आएगा। किसके थ्रू आएगा, रीनल आर्टरी। जो रीनल आर्टरी यहाँ पे है, ये इम्प्योर ब्लड को ग्लोमेरुल्स में डाल देगी।
ग्लोमेरुल्स क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे इम्प्योर ब्लड को और पासिस द फिल्ट्रेट इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फिल्टर करने के बाद जो भी फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का मतलब होता है फिल्टर होने के बाद जो चीज बची है, एग्जाम्पल चाय, जब आपने चाय बनाई उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद जो आपके पास बचेगा पोर्शन उसको बोला जाएगा फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट क्या हुआ इसमें, चाय वाले केस में, चाय नहीं है सॉरी, फिल्ट्रेट होगा जो भी आपके पास सब्सटेंस जो है फिल्टर होने के, हाँ चाय ही है यार, सॉरी कंफ्यूज करने के लिए बहुत बहुत सॉरी, चाहता हूं कंफ्यूज नहीं होना है। फिल्ट्रेट क्या है, छानने के बाद, फिल्टर होने के बाद जो चीज आपके पास बचती है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो वापस आते हैं जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, तो देखिए जो बाउमेंस कैप्सूल में चीज या ग्लोमेरुल्स में फिल्टर हो गई है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में। जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, ये रहा ट्यूबुलर पार्ट, उसके आसपास आप रेड कलर की बहुत सारी आर्टरीज देख रहे होंगे, एक नेटवर्क जाल सा फैला हुआ है इसके आसपास। ये हमारा थर्ड पॉइंट कहता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो फिल्ट्रेट है ना, जो फिल्टर होके आया है बाउमेंस कैप्सूल में से, उसमें ना अभी भी क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सोल्ट्स है और बहुत सारा पानी है। अब आप खुद ही सोचिए, जो फिल्टर होके आया है वो तो भाई यूरिन बन के बॉडी में से निकल जाएगा। अब अगर यूरिन बन के बॉडी में से निकल जाएगा तो साथ में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट्स और बहुत सारा पानी भी बॉडी में से निकल जाएगा, फिर तो बॉडी को बहुत ज़्यादा बार ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और पानी पीना पड़ेगा। ऐसा ना हो तो क्या होता है, ये सब्सटेंसेस जो है ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड, सोल्ट्स या वाटर वगैरह हैं, इनको दोबारा से सोख, रीअब्जॉर्ब यानी कि दोबारा से सोख लिया जाता है। कौन सोखता है, ये जो नेटवर्क देख रहे हैं आप, ये रेड कलर का रीनल आर्टरी का नेटवर्क सा जो कलेक्टिंग डक्ट के आसपास बना हुआ है, ये देखिए ये पूरा, इस नेटवर्क का काम ही यही है कि जो चीज फिल्टर होकर आई है ना यहाँ से, उसमें से जो ग्लूकोज या इंपॉर्टेंट चीजें उनको सोख लिया जाए, वो बॉडी से बाहर ना जाए। द अमाउंट, अब देखिए ग्लूकोज, अगर कई बार आपको पता होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनका यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट से पता लग जाता है कि उनको डायबिटीज है या नहीं। कैसे, उनके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है तो जो ब्लड आता है वो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा पास कर देगा इसमें, नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, और यहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और यूरिन में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बन के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और जैसे यूरिन टेस्ट किया जाएगा, उस यूरिन में अगर ग्लूकोज मिलता है तो उस बंदे को डायबिटीज़ है। इस तरह से यूरिन से डायबिटीज़ का टेस्ट भी किया जाता है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। तो कितना वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर कितना पानी है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो जो ये नेटवर्क दिखाई दे रहा है आपको रीनल आर्टरी का, ये कम से कम वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, ज्यादातर वाटर को पास कर दिया जाएगा यूरिन में। और अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो बहुत सारा पानी सोख लिया जाएगा, और बहुत, तब यूरिन का कलर आप देखते होंगे लाइट येलो कलर का होता है। अगर आपने बहुत लंबे समय से पानी नहीं पिया तो यूरिन का कलर आपको लाइट येलो कलर दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि बॉडी में आपने पानी लंबे समय से पिया ही नहीं था, बॉडी में वाटर की कमी थी, तो बहुत सारा पानी सोख लिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो यूरिन होगा जो कि लाइट येलो कलर का है। लेकिन अगर आपने काफी सारा पानी पी रखा है उसके बाद आप देखेंगे अपने यूरिन का कलर, वो बिल्कुल वाटर जैसा कलरलेस होता है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर पानी अगर बार बार पिएंगे आप तो क्या होता है, बॉडी या नेफ्रॉन का जो ये ट्यूबुलर पार्ट है वो बहुत कम वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, तो सारा वाटर यूरिन में पास हो जाएगा, तो यूरिन का जो कलर है वो गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए आपके पास कलर है, उसमें पानी मिलाते जाएंगे तो वो कलर गायब हो जाएगा ना। इसके अलावा ये कितना चीज रीअब्जॉर्ब होगा ये किस पे भी डिपेंड करता है, हाउ मच ऑफ डिजोल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। इसके अलावा कितना वेस्ट बॉडी से, ब्लड से, बॉडी से नहीं सॉरी ब्लड से रिमूव करना है। ज़्यादा वेस्ट रिमूव करना है तो वाटर भी ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू अगर कम वेस्ट रिमूव करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिल्ट्रेट
जो रीअब्जॉर्प्शन के बाद है वो कंसंट्रेटेड यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी दोस्तों फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। और चाय वाला जो एग्जांपल दिया उसके लिए माफी चाहता हूं, कंफ्यूज हो गए थे आप। आप जब भी चाय को छानते हैं ऊपर चाय पत्ती रह जाती है आपके उसमें, और नीचे चाय छनकर आ जाती है, तो जो चाय है वो फिल्ट्रेट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था नेफ्रॉन वाला क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके आंसर की स्क्रीनशॉट लेकर एग्जाम में लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और मैं क्या करता हूं कि जितने भी आंसर्स ये बनाता हूं उन आंसर्स को बहुत सोच समझ कर लिखता हूं, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको एग्जैक्ट और अच्छे वाले आंसर्स मिल सकें, ताकि एग्जाम में जब वो अपना आंसर लिखें तो इवेल्युएटर या एग्जामिनर या चेकिंग करने वाला जो टीचर है वो आपको अच्छे नंबर दे, आपकी मेहनत के जो मेहनत का जो रिजल्ट है ना वो अच्छा से अच्छा आए। थैंक यू दोस्तों।